तो हम लोग जनरल साइंस का कोर्स स्टार्ट किए थे, तो इसमें फर्स्ट क्लास हो चुका था जिसमें हम लोग क्या देखे थे, साइंस में हम लोग स्टार्ट क्या किए थे, फिजिक्स। तो फिजिक्स का हम लोग पूरा इंट्रोडक्शन लिए थे, फिजिक्स का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ, फिजिक्स के फादर कौन थे। उसके बाद हम लोग फिजिक्स का सिलेबस भी देखे थे कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। तो सिलेबस में हम लोग सबसे पहला जो टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं, आज से आपका सिलेबस स्टार्ट होने वाला है फिजिक्स का। और जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या स्टार्ट करने वाले हैं, मोशन या गति। ठीक है, मोशन या गति। तो जब भी हम लोग मोशन की बात करते हैं, ठीक है, गति की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर बनता है जिसमें लगता है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो कोई भी अगर हम लोग ऑब्जेक्ट का स्टेट, अगर किसी की ऑब्जेक्ट की किसी वस्तु की अवस्था की बात करते हैं तो उसमें दो ही अवस्था हो सकता है कि एक बॉडी या तो रेस्ट में हो या फिर मूव कर रहा हो, तीसरा तो कोई अवस्था हो नहीं सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि बॉडी रेस्ट में कब होता है और कब मूव करता है, मतलब रेस्ट और मोशन में बॉडी को कब बोलेंगे उसको पहले समझते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले विजुअलाइज करते हैं कि एक्चुअली में यहाँ पे होने क्या वाला है। ठीक है, तो सपोज दैट यहाँ पे एक रोड है, सड़क है, उसमें क्या है, दो व्यक्ति एक इधर और एक इधर खड़े हैं। ठीक है, और एक और चीज़ क्या है कि इसमें एक बस आ रही है। ठीक है, एक बस आ रही, बस में मान के चलते कि दो व्यक्ति बैठे हुए। ठीक है, इसमें भी कितने, दो व्यक्ति बैठे हुए। अब ये क्या करता है, अभी बस को देखता है। ठीक है, अभी इनिशियली क्या करता है, ये बस को देखता है। ठीक है, अब कुछ टाइम बीत जाने के बाद फिर से ये बस को देखता है, बस किधर चल रही, इधर चल रही। अब कुछ टाइम बीतने के बाद ये बस को फिर से ऑब्जर्व करता है। तो बस क्या होगा, अगर बस चल रही तो यहाँ पे तो ये बस रहेगी नहीं, बस कहाँ जाने वाली है, बस कहाँ पे पहुँचने वाला है, यहाँ पे। और इसमें जो दो व्यक्ति बैठे हुए तो बैठे ही रहेंगे। ठीक है, तो पहले इनका नाम रख लेते, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी। अभी सी और डी कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे। ठीक है, तो जब ये ए था, जब इनिशियली बस को देखा था तो बस कहाँ था, यहाँ पे। इसके रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन क्या था, यहाँ था। सी डी का पोजीशन कहाँ था, यहाँ था। इसके रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन कहाँ था, यहाँ था। ठीक है, अब कुछ टाइम बीतता है। ठीक है, कुछ टाइम स्पेंड होने के बाद ये क्या देखता है कि ये बॉडी है वो यहाँ पे पहुँच गया है। ठीक है, अब ये बस यहाँ पहुँच गया। अब ये क्या देखता है कि समय के साथ इसका क्या हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रहा है। ठीक है, इसका पोजीशन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। यहाँ पे सी अभी यहाँ था, यहाँ पहुँचा, डी यहाँ था। और एक और क्या चीज़ देखता है वो बी यहाँ से हिल ही नहीं रहा। बी का पोजीशन, समय बीतता जा रहा, बी का पोजीशन यहीं पे है। ठीक है, तो ये क्या, कैसे इसको कंपेयर करेगा, इसके सामने एक आदमी खड़ा है। ठीक है, ये देख रहा है यहीं पे और ये क्या कर रहा है, चल रहा है, मतलब इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। तब ए क्या बोलेगा कि सी और डी जो है वो क्या है, गति में है। ठीक है, मोशन में है। और क्या बोलेगा, बी जो है सो स्थिर है। ठीक है, तो ये क्या कैसे बोल पा रहा है कि सी और डी मूव कर रहा है और बी जो है सो रुका हुआ है। तो वो क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है कि जब टाइम बीत रहा है तो इसका तो पोजीशन चेंज हो रहा है, सी और डी का पोजीशन चेंज हो रहा है, लेकिन बी का पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। तो ए क्या बोलेगा कि सी और डी गति में है और बी क्या कर रहा है, बी रुका हुआ, बी स्थिर है। ठीक है, अब सी और डी आपस में अपने आप को देखता है। ठीक है, अब सी और डी क्या करता है, आपस में अगर अपने आप को देखता है तो क्या देखेगा, अभी भी इसके बीच का डिस्टेंस कितना, मान के चलिए 1 मीटर दूरी पे बैठा, मान लीजिए ये वाली सीट और ये वाली सीट के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 मीटर है। ठीक है, तो जब इतना डिस्टेंस, अब ये अभी देखता है, मान लीजिए फिर आधा घंटे या 10 मिनट जितना भी टाइम स्पेंड होने वाला उसके बाद भी ये देखता है। तो क्या देखता है, इसका कोई, ये इसके आगे अभी भी बैठा हुआ है, अभी भी इसके आगे बैठा हुआ है। ठीक है, अभी भी 1 मीटर पे मान के चलिए, तो उस टाइम भी कितने मीटर पे होगा, 1 मीटर पे। तो सी क्या देखता है कि इसके रिस्पेक्ट में जो ये डी का पोजीशन है वो चेंज हो रहा है क्या, नहीं चेंज हो रहा है। टाइम बीतता जा रहा है, लेकिन जहां पे डी था सी के से जितनी दूरी पे था उतनी दूरी पे अभी भी है, जिस डायरेक्शन में था उसी डायरेक्शन में अभी भी है। तो सी क्या बोलेगा, अगर मान लीजिए सी को और कुछ नहीं दिख रहा है, सारा चीज पैक है, उसको सिर्फ क्या दिख रहा है, डी दिख रहा है। ठीक है, बस चल रहा है, लेकिन उसको और कुछ बाहर की चीजें नहीं दिख रहा है कि पेड़ है बाहर में, बी पीछे जा रहा है, ए पीछे जा रहा है, वो कुछ नहीं दिख रहा है, उसको सिर्फ क्या दिख रहा है, डी को दिख रहा है। तो क्या बोलेगा कि डी भी स्थिर है, वो अपने आप को भी स्थिर मानेगा और क्या बोलेगा कि डी भी स्थिर है, अगर उसको और भी चीज नहीं दिख रहा। इसका मतलब, लेकिन एक्चुअली अगर बी देखेगा डी को तो क्या बोलेगा कि डी तो चल रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही बॉडी है, एक ही वस्तु है, लेकिन वो क्या हो रहा है कि उसकी अवस्था दो हो जा रही है। एक बोल रहा है कि गति में है, एक बोल रहा है स्थिर है, मतलब एक बोल रहा है मोशन में, दूसरा बोल रहा है रेस्ट में।
तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों का जो जो रिलेट करने का जो सर्कमस्टांसेस है, अलग अलग चीज, वो क्या है, वो डिफरेंट है। ठीक है, इसका मतलब क्या, अगर कोई बॉडी अपना पोजीशन, ठीक है, अपना पोजीशन को समय के साथ एक स्थिर वस्तु के सापेक्ष में अगर चेंज करता है तो वो क्या कहलाएगा, मोशन में। मतलब ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू एन स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, देन इट विल बी इन मोशन। मतलब समझ में आई बात? स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए। कोई भी वस्तु तब मोशन में कहलाएगा अगर वो अपनी अवस्था को समय के साथ किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष में चेंज करता है तो वो क्या कहलाएगा, मोशन में कहलाएगा। और अगर ऐसा नहीं करता है, समय के साथ बीतता जा रहा है, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता है, तो क्या कहलाएगा, स्थिर कहलाएगा। ठीक है, तो यहां पे ध्यान दीजिए कि कौन सा स्थिर है और कौन सा मूव कर रहा है। हम किसके रिस्पेक्ट में दे रहे हैं, ए के सापेक्ष में देख रहे हैं। ठीक है, ए के सापेक्ष में, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो ध्यान दीजिए, ए को कौन कौन गति में दिख रहा है। ए बोला सी और डी मोशन में है, ए क्या बोलेगा, सी और डी क्या चीज में है, मोशन में, मतलब गति में है। बी क्या बोलेगा, सॉरी बी को क्या बोलेगा कि ये रेस्ट में है, स्थिर है। ठीक है, बी को क्या बोलने वाला है, स्थिर में। उसी तरह अगर एक सी के रिस्पेक्ट में हम लोग देखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू सी। ठीक है, अगर सी के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो सी क्या बोलेगा, डी को क्या बोलेगा, सी रेस्ट में है। ठीक है, और बी को क्या बोलेगा या ए को क्या बोलेगा, मोशन में है। ठीक है, ए को क्या बोलेगा, मोशन में, मतलब गति में। सोचिए कि अगर आप ध्यान दीजिए कि अगर आप कभी बस में चलते हैं, ठीक है, बस में चलते हैं तो अगर कोई पेड़ वगैरह रहता है अगर साइड में, तो क्या लगता है कि पेड़ पीछे जा रहा है। अगर आप सिर्फ पेड़ को देखिएगा तो आपको ये नहीं लगेगा कि बस आगे चल रहा है। आपको ये बस इसलिए लगता है क्योंकि आपको पता होता है कि पेड़ चल नहीं सकता है। लेकिन अगर पेड़ चल सकता है तो आपको क्या लगता है कि पेड़ ही पीछे जा रहा है। ठीक है, आप आगे नहीं जा रहे। मतलब जो ऑब्जर्वर होता है ना, वो हमेशा अपने आप को क्या सोचता है कि स्टैटिक समझता है, स्थिर समझता है, सोचता है हम रेस्ट में। ठीक है, फिजिक्स में जितना भी जो भी चीज जो ऑब्जर्वर होगा ना, उसको हमेशा हम लोग क्या चीज में, रेस्ट में लेके पढ़ेंगे। ठीक है, उसको हम लोग सबसे पहले स्टेशनरी मानेंगे कि वो रुका हुआ है, उसके बाद उसके रिस्पेक्ट में सारी चीजें को स्टडी करेंगे। मतलब फिजिक्स का स्टडी जो है सो क्या होता है, किसी के सापेक्ष में होता है, हमेशा एक दूसरे बॉडी के सापेक्ष में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हो रही कि एक ही बॉडी रेस्ट में भी हो सकता है, वही बॉडी मोशन में भी हो सकता है, लेकिन बस चेंज क्या होने वाला है कि किसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं। समझ में आई बात है? तो हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं रेस्ट ऑफ मोशन को अच्छे तरीके से समझने के लिए। ठीक है, सिंपल सा बात है। एक और चीज समझिए कि मान लीजिए अर्थ है। ठीक है, क्या है, अर्थ है। हम लोग कहाँ रहते हैं, अर्थ पे। ठीक है, अर्थ पे दो व्यक्ति खड़ा है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है और एक और व्यक्ति कहाँ खड़ा है, यहाँ पे, ए और बी। ठीक है, ये दोनों अर्थ के साथ घूम रहा है। सिंपल सा बात, अर्थ तो कंटिन्यूअसली मोशन कर रहा है। ठीक है, कंटिन्यू, लेकिन फिर भी अगर ए और बी एक दूसरे को देखेगा तो क्या बोलेगा, हम दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, रुके हुए। ठीक है, ए क्या बोलेगा, हम भी रेस्ट पे, बी भी। लेकिन अगर सिर्फ इतना बोल देगा ना तो फिजिक्स के लैंग्वेज में ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी बॉडी का रेस्ट और मोशन को डिफाइन करते हैं तो उसके साथ एक और चीज डिफाइन करना पड़ता है कि आप किस चीज के, किस बॉडी के रिस्पेक्ट में उसको बोल रहे हो, कि वो मोशन में है या फिर रेस्ट में है। ठीक है, लेकिन अगर ए और बी देखेगा अपने आप को तो क्या बोलेगा, हम भी रेस्ट में, बी भी रेस्ट में। ठीक है, अब तीसरा व्यक्ति कहाँ, कहीं स्पेस में है। कहाँ पे, कहीं स्पेस में है। एक तीसरा व्यक्ति कहीं स्पेस में, कहाँ पे, सी में। ठीक है, कोई तीसरा व्यक्ति स्पेस में सी है। अब सी क्या देखेगा कि ये तो घूम रहा है ऐसे ऐसे। ठीक है, क्या देखेगा, अभी हमको यहाँ पे दिख रहा था, थोड़ा टाइम के बाद ये अर्थ घूम के इधर आ गया, पीछे हो सकता है दिख रहा है या नहीं भी दिख रहा है। मतलब ए और बी क्या कर रहा है, सी के रिस्पेक्ट में अपना पोजीशन चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मतलब पोजीशन है उसको ए और बी अगर चेंज करता है समय के साथ, किसके रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में, तो सी क्या बोलेगा, ए और बी दोनों गति में है, मतलब मोशन में है। लेकिन ए और बी अपने आप को देखता है तो क्या बोलता है, हम लोग रेस्ट में है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी ऐसा चीज जो
अगर हम लोग उसको बोलते रेस्ट में हो या मोशन में हो तो उसके साथ हमको एक और चीज़ बोलना पड़ता है कि वो क्या चीज़ में है, किसके रिस्पेक्ट में हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, किस चीज़ से हम उसको कंपेयर करके बात कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, तो हम लोग रेस्ट में किसी बॉडी को अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके साथ उसका किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, वो भी लिखना पड़ता है, ठीक है। तो मोशन का डेफिनेशन क्या हो सकता है, मोशन का डेफिनेशन हो सकता है ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन if it changes its position with respect to time and with respect to an stationary object, ठीक है। किसी वस्तु को गति में तब कहा जाएगा जब वह अपनी अवस्था को या अपनी पोजीशन को समय के साथ किसी रुके हुए किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष में परिवर्तित करता है, तो क्या कहलाएगा, मोशन में है, ठीक है। जस्ट उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, रेस्ट में नहीं करता है, मतलब बॉडी changes its position with respect to time and with respect to an stationary object, ठीक है। और सेम चीज क्या हो जाएगा आपका रेस्ट में भी हो जाएगा, बस एक चीज क्या हो जाएगा, बॉडी डज नॉट चेंजेज इट्स पोजिशन, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, डजंट चेंजेज इट्स पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो वस्तु अपनी अवस्था को समय के साथ किसी स्थिर वस्तु के सापेक्ष में चेंज करता है, ठीक है। तो सब चीज समझ में आ ही रहा होगा, स्टेशनरी मतलब स्थिर वस्तु, ठीक है, और विथ रिस्पेक्ट टू मतलब सापेक्ष होता है, ठीक है। और कुछ इसमें प्रॉब्लम हो रहा है, बॉडी चेंजेस मतलब होता है परिवर्तन करना, पोजीशन तो समझ में आ ही रहा होगा, टाइम तो सबको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। तो हिंदी मीडियम वाले को कोई दिक्कत नहीं। तो एक और चीज ध्यान दीजिए, ठीक है, कि इसका मतलब अर्थ घूम रहा है, मतलब ए और बी भी एब्सोल्यूट रेस्ट। एब्सोल्यूट वर्ड का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी चीज के एब्सोल्यूट की बात करते हैं मतलब पूर्णतः, ठीक है। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, पूर्णतः, मतलब अगर हम क्या बोले ए पूर्ण तरीके से रेस्ट में है, क्या नहीं है। हम अगर यहाँ खड़े हैं तो हम पूर्ण तरीके से रेस्ट में हैं नहीं, क्योंकि अर्थ के साथ हम कंटिन्यूअसली मोशन में है, ठीक है। वैसे ही क्या अर्थ में मतलब जितना चाहिए सब क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, मतलब अर्थ में तो कोई भी ऐसा चीज है ही नहीं जो रेस्ट में है। वैसे ही जितने भी प्लैनेट्स है, ठीक है, सब क्या कर रहे हैं, सब किसी के ना किसी के साथ सब अर्थ का के चारों तरफ घूम रहे हैं। और जितने भी नेचुरल सैटेलाइट वो क्या कर रहे हैं, सॉरी जितने भी प्लैनेट है सो किसके चारों तरफ घूम रहे हैं, सन के चारों तरफ, ठीक है। मतलब प्लैनेट पे जितना भी चीज है सारे प्लैनेट पे सारा मोशन में। दूसरा चीज, एक और चीज क्या है, और जितने भी सैटेलाइट है नेचुरल सैटेलाइट सारा प्लैनेट का चक्कर लगा रहा है, मतलब उस पर भी जितने चीजें सारे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब हमारे जो सोलर सिस्टम है वो भी मिल्की वे के साथ घूम रहा है। इसका मतलब पूरा यूनिवर्स में जो कितनी जो भी चीजें हैं कोई भी एब्सोल्यूट रेस्ट में नहीं है, ठीक है। मतलब एक और पॉइंट यहां से हमारा क्या निकल के आ रहा है, नो एनी बॉडी इन द यूनिवर्स इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट, ठीक है। एब्सोल्यूट रेस्ट मतलब कोई भी वस्तु ब्रह्मांड में पूर्णतः स्थिर नहीं है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गया आपको। आई होप मोशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कोई बॉडी को मोशन में कब कहेंगे, रेस्ट में कब कहेंगे, सारा चीज समझ में आया होगा, ठीक है। तो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। कैसे बनेगा, बनेगा इस तरह से कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन दे देगा एक बॉल को किक किया गया है, या फिर ऐसा दे देगा एक बिल्डिंग दे देगा, और भी 2-3 एग्जाम्पल, सन दे देगा, ठीक है, और भी, और एक लास्ट में रहेगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बिल्डिंग नहीं मारना है, ना ही सन पे टिक करना है, आपको किस पे टिक करना है,
नन ऑफ दीज पे, क्योंकि कोई भी ऐसा बॉडी नहीं है जो एब्सोल्यूट, ध्यान रखिएगा ये वर्ड रहना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। कौन सा वर्ड? एब्सोल्यूट या पूर्णता। दूसरा क्वेश्चन किस तरह से बनता है, आपको इस तरह से बस वाला कुछ एग्जाम्पल दिया रहेगा, इसमें बोलेगा ए सी के रिस्पेक्ट में मोशन में है या नहीं है, ठीक है, सी डी के रिस्पेक्ट में मोशन में है या नहीं है, इस तरह से 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, या फिर मोर देन वन भी करेक्ट वाला आ सकता है, स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन। तो इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम, मेरे को लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो हम लोग रेस्ट और मोशन पे चर्चा कर लिए कि कोई बॉडी रेस्ट पे कब होगा, मोशन पे कब होगा, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या देखना है, तो एक चीज़ आपको तो क्लियर हो ही गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी जो है, इसमें एक और चीज़, आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर ये नहीं आएगा तो फिर आगे प्रॉब्लम होगी, ठीक है। देखिए मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, आपको पूरे डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, ताकि क्या हो कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए, आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए, ठीक है। मैं पहले ही क्लास में बोला था कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बस क्लास में बने रहिए, पूरा विजुअलाइजेशन के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स को, ठीक है। तो रेगुलर बेसिस पे और लास्ट तक वीडियो को देखा कीजिए, ठीक है। एकदम लास्ट तक देखोगे वीडियो, तभी आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ पाएगी, ठीक है। अगर वीडियो लंबा हो रहा है ज़्यादा तो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम लोग थोड़ा कोशिश करेंगे छोटा करने का। लेकिन और भी कुछ कमी है तो आप लोग कमेंट करते रहिए वीडियो पे, ठीक है, ताकि हमें पता चलते रहे कि हमें और क्या क्या इम्प्रूव करना है। तो फिजिकल क्वांटिटी जो अभी हम लोग पढ़ने वाले, इसका क्लासिफिकेशन 2 पढ़ने वाले, एक स्केलर में पढ़ने वाले और एक वेक्टर क्वांटिटी पढ़ने वाले, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशि, स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि, और सदिश राशि। तो भौतिक राशियां 2 तरह की होती है, हम लोग अभी 2 तरह से पढ़ने वाले हैं, एक स्केलर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी, अदिश राशि और सदिश राशि, ठीक है। तो देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। तो क्या फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में हम लोग देखने वाले कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, मतलब सदिश राशि और अदिश राशि देखने वाले, ठीक है। तो एक चीज समझिए, पहले एग्जाम्पल, ठीक है। आपको किसी का घर जाना है, ठीक है। अगर मैं किसी को एड्रेस दे रहा हूँ, आपको क्या बोलूँगा, 2 किलोमीटर जाना है आपको, ठीक है। लेकिन क्या अगर हम बस इतना बोल दें कि 2 किलोमीटर जाना है, या फिर आप 20 के स्पीड से 10 मिनट चलो पहुंच जाओगे, ठीक है, अगर ऐसा बोल दें, तो क्या आपको पता चल जाएगा क्या कि हम किधर जाना है, ठीक है। आप पहुंच जाओगे उसका घर। जब तक हम ये नहीं बताएंगे, आपको डायरेक्शन नहीं बताएंगे किस डायरेक्शन में आपको जाना है, तब तक आप उसका घर नहीं पहुंच पाओगे, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे हमको क्या है, अगर हम कहीं किसी चीज का पोजीशन बता रहे हैं तो हमको क्या बताना पड़ रहा है, उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ रहा है, ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात क्या ध्यान दीजिए, अब आप मान लीजिए बाइक से जा रहे हो, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, उसमें पेट्रोल डालना है। अब ये बात पेट्रोल पे थोड़ी डिपेंड करता है, आप इधर 2 किलोमीटर जाओ, इधर 2 किलोमीटर जाओ, इधर 2 किलोमीटर जाओ, पेट्रोल अगर 1 लीटर जलना है तो वो 1 लीटर ही जलेगा। समझ में आ रही बात। तो पेट्रोल का जो वॉल्यूम है कि 1 लीटर जलने वाला है, ठीक है, वो क्या होगा, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगा, उसका सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा कि वो 1 लीटर जलेगा। लेकिन अगर हम आपको बोल रहे किसी का पोजीशन बता रहे कि वो 2 किलोमीटर पे उसका घर है, पोजीशन बताने के लिए आपको क्या बताना पड़ रहा है, डायरेक्शन भी। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ रही, वॉल्यूम भी फिजिकल क्वांटिटी, वॉल्यूम भी एक भौतिक राशि है, किसी चीज का पोजीशन भी एक भौतिक राशि है, ठीक है। पोजीशन, या मान लीजिए आपको डिस्प्लेसमेंट बताया जा रहा है कि उसका डिस्प्लेसमेंट उतना, आप इतना डिस्प्लेस करोगे अपने पोजीशन से तो वहां पहुंच जाओगे, ठीक है। तो उस डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको क्या बताना पड़ रहा है, डायरेक्शन। तो दोनों क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, मतलब विस्थापन करने के लिए भी आपको क्या, विस्थापन भी एक तरह से फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि है, और वॉल्यूम भी भौतिक राशि। लेकिन विस्थापन को डिफाइन करने के लिए आपको 2 चीजें बताई गई। एक तो क्या, आपको 2 किलोमीटर विस्थापित करना है और किस डायरेक्शन में करना है, ठीक है। लेकिन वॉल्यूम जो पेट्रोल का 1 लीटर खर्च करना, वो तो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, इधर चले 2 लीटर ही या 1 लीटर जो खर्च होने वाला है उतना ही खर्च होने वाला है। मतलब यहाँ पे 2 तरह की क्वांटिटी निकल के आई, एक के पास जिसको डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन चाहिए, मतलब उसके पास डायरेक्शन होता है, और दूसरा क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है।
पहला बात तो जिसके पास डायरेक्शन होगा ना उसको वेक्टर में रखा गया। देखिए नाम है सदिश, जिसके पास दिशा होता है, दिशा, ठीक है। और यहाँ पे क्या नाम है, अदिश, जिसके पास दिशा नहीं होता है, दिशाहीन, उसको क्या बोलते हैं, अदिश, ठीक है। तो जिसके पास दिशा है उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके पास क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डायरेक्शन, उसको क्या बोलेंगे, दिशा। और स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे, जिसके पास डायरेक्शन नहीं होगा। तो डायरेक्शन लेस या दिशाहीन, ठीक है, डायरेक्शन या फिर नो डायरेक्शन भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो एक चीज समझ में आया होगा आपको कि वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होना चाहिए और स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी। अब एक और चीज समझिए, ये तो हो गया। अब एक चीज, अगर आप कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जिसको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है। जैसे मतलब जो भी वो क्या फिजिकल क्वांटिटी क्या बताता है, किसी घटना को किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं या किसी फेनोमेना को क्वांटिटेटिव रूप से पढ़ने के लिए हम लोग क्या फिजिकल क्वांटिटी लाते हैं। जैसे फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स कितना लगाएंगे, एक लिमिट होगा ना कि अगर हम इसको 2 मीटर पर सेकंड से चलाना चाहते हैं, 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी में लाना चाहते हैं तो हम इसमें कितना फोर्स लगाएंगे, ठीक है। तो क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी, तो एक फिजिकल फेनोमेना है, उसको हम लोग क्या क्वांटिफाई कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो उसको क्वांटिफाई करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी को हमको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी की समझिए, जैसे फोर्स को मेजर करते हैं 5 न्यूटन 4 न्यूटन, ठीक है। अगर वही चीज़ हम बोले कि जो, या फिर आप ये क्या कहते हैं, चीनी समझो, ठीक है। चीनी को अगर 1 kg है तो उसका मास क्या है, फिजिकल क्वांटिटी उसका मास क्या बता रहे हैं, 1 kg, उसको मेजर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। मास को क्या कर रहे हैं, उसकी द्रव्यमान को मेजर कर रहे हैं कि वो 1 kg का है। वही अगर हम पूछें कि चीनी मीठा कितना है, ठीक है, स्वीटनेस कितना है चीनी का या शुगर का स्वीटनेस कितना है, तो बता पाओगे नहीं, क्योंकि उसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। ये नहीं बोल सकते 100 है हमारा इसका स्वीटनेस लेवल 75 है, ये नहीं। तो इसलिए इसको फिजिकल क्वांटिटी हम लोग स्वीटनेस को नहीं बोलते हैं। दैट मीन्स जिस चीज को आप मेजर कर सकते हो तो वो जो 1 kg निकल के आ रहा है ना, या फिर जो डिस्प्लेसमेंट उसका विस्थापन जो 2 किलोमीटर निकल के आ रहा है, जो 2 है ना, वो क्या कहलाता है, मैग्नीट्यूड। क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का ही मैग्नीट्यूड होता है, तो वो तो स्केलर में भी होगा और वो वेक्टर में भी होगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड हमारा दोनों में होने वाला है, चाहे वो स्केलर हो या फिर वेक्टर हो, ठीक है। तो आपको एक बात समझ में आई कि वेक्टर क्या होने वाला है, स्केलर क्या होने वाला है। वेक्टर के पास ऐसे भौतिक राशि है जिसको डिफाइन करने के लिए हमको दिशा बताना जरूरी होता है, ठीक है। जैसे फोर्स लगा रहे हैं, एक और चीज समझो, जैसे इसको उठाना है, ठीक है, हम बोले इसको लिफ्ट करो, ठीक है, इसको लिफ्ट करने की बात हो रही है, तो इस पर क्या करना पड़ेगा, आपको बल लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। अब कितना लगाना पड़ेगा वो हम लोग बाद में जब ग्रेविटेशन वगैरह पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। अभी बस इतना समझो कि इसमें फोर्स लगाना पड़ रहा है। अगर इसको लिफ्ट करना है तो आपको एक डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं, कि हम इसको ऊपर ही उठाना है तो ऊपर फोर्स लगाएंगे। यही अगर आपको बोला जाए कि इधर करना है तो ऊपर फोर्स लगाओगे, तो क्या ये लेफ्ट डायरेक्शन या राइट डायरेक्शन में मूव कर सकता है क्या, लेफ्ट या राइट में मूव कराने के लिए हमको इसमें फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में। दैट मीन्स फोर्स मान लो 5 न्यूटन का अगर लेफ्ट में लगा रहे हो तो ये ऊपर नहीं जा सकता, या ऊपर 5 न्यूटन का लगा रहे हो तो लेफ्ट और राइट में नहीं जा सकता है। मतलब इसके पास क्या है, एक डायरेक्शन है। अगर इसको इधर चलाना है तो हमको फोर्स इसी डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये डायरेक्ट फोर्स का डायरेक्शन डिफाइन करेगा कि ये किधर जाने वाला है, ठीक है। मतलब अगर 5 न्यूटन का फोर्स लगाना है, बोलेंगे कि हम इस मार्कर पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाओ, तो पहले पूछोगे ना किधर लगाना है, ठीक है। तो क्या पूछोगे कि सर इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना है, इधर लगाना है, इधर लगाना है, इधर लगाना है, कहीं एक जगह ऐसे थोड़ी लगा दोगे कहीं भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि फोर्स के लिए आपको क्या होना चाहिए, डायरेक्शन। तो जो इस तरह की क्वांटिटी जिसको में डायरेक्शन की जरूरत होती है उसको क्या कहते हैं, वेक्टर। वैसे ही अगर मान लो चीनी की एग्जांपल लेते हैं कि चीनी अगर 1 kg लाने के लिए बोला गया, उसमें कोई डायरेक्शन का मतलब नहीं है, कहीं से भी 1 kg ले आओ, 1 kg चीनी से मतलब है, ठीक है। वैसी क्वांटिटी तो 1 kg, मतलब हम क्या बोले, मास की बात की कि 1 kg लाना है, ठीक है। तो कहीं से भी लेके आओ तो 1 kg जो है ना वो क्या कहलाएगा, स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा, ठीक है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन,
ये सबको डिटेल में पढ़ेंगे, अभी बस आप एग्जाम्पल याद रखिए, बस इतना समझिए वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन भी होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए। स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ उसका मान होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, वेग, एक्सेलरेशन, त्वरण, फोर्स, बल, ठीक है। वैसे इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, और भी इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, वो सबको हम लोग देखेंगे। और ये फोर्स क्या होता है, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे होता है, क्यों इसको वेक्टर क्वांटिटी में रखा गया, सारा चीज़ हम लोग आगे देखने वाले हैं, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड की बात स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं, तो इसमें आता है डिस्टेंस, ठीक है, दूरी। दूसरा क्या होता है, स्पीड, ठीक है, चाल, और भी करंट को भी स्केलर या फिर एक और क्वांटिटी है टेंसर में रखा जाता है, लेकिन आपको टेंसर पे ध्यान नहीं दीजिए, स्केलर ही मान के चलते हैं इसको, ठीक है। विद्युत धारा या सिर्फ धारा बोल सकते हो, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, ठीक है। और भी बहुत सारी क्वांटिटी है, एनर्जी, ऊर्जा, देखेंगे कि एनर्जी का क्यों नहीं होता है, ठीक है। वर्क, कार्य, देखिए जैसे कि मान लो पेट्रोल है, ठीक है, पेट्रोल में क्या है, पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल से हम लोग 2 किलोमीटर चल सकते हैं, मतलब पेट्रोल में एनर्जी कितना, इतना एनर्जी कि वो 2 किलोमीटर गाड़ी को चला सकता है, ठीक है। अब वो डिपेंड नहीं करता उस एनर्जी पे कि वो एनर्जी आप किधर भी यूज़ करो, इस डायरेक्शन में, इसके हर डायरेक्शन में उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, उसकी इफेक्ट क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो दो चीज़ सेम होना चाहिए, अगर वैल्यू भी सेम है और इफेक्ट भी सेम है हर एक डायरेक्शन में, तो किस में आएगा, स्केलर में, ठीक है। तो एनर्जी क्या चीज़ होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन नहीं होना है, वेक्टर नहीं मारना है इसमें कभी भी गलती से भी। और ये 4 चीज़ आपको याद रखिए, और भी चीज़ वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो जो अब उस क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, तो उसको देख लेंगे कि वो वेक्टर है या स्केलर है। बस अभी आप ये समझिए कि वेक्टर किसको कहते हैं और स्केलर कौन सी क्वांटिटी को कहते हैं। मैग्नीट्यूड को हिंदी में अगर बोले जाए तो परिमाण, ठीक है। किसी वस्तु का, किसी भौतिक राशि का परिमाण होगा तभी हम उसको फिजिकल क्वांटिटी कह सकते हैं, वो इसके लिए ही नेसेसरी है। फिजिकल, किसी वस्तु को फिजिकल क्वांटिटी, किसी वो राशि को फिजिकल भौतिक राशि कहलाने के लिए ही परिमाण होना जरूरी होता है, ठीक है। और इसमें एक और अच्छा एग्जाम्पल है वर्क का, ठीक है। अब इसमें वर्क भी याद रख सकते हो, इसको कहते हैं कार्य, ठीक है। इसका भी देखेंगे क्यों नहीं होता है, ठीक है। अभी इस क्यों वाला जवाब अभी जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे, बस हम लोग को ये समझना है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी देख लिए। अब मोशन को और आगे बढ़ाने से पहले एक और चीज़ आपको जानना जरूरी है कि 1 डायमेंशन क्या होता है, 2 डायमेंशन क्या होता है और 3 डायमेंशन मोशन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोशन को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन और 3 डायमेंशन मोशन। ये बस आपको इंट्रो लेना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ना ही कहीं आपसे पूछा जाने वाला है, ठीक है। डायमेंशन मतलब आयाम, एक आयामी, और त्रिआयामी या 3 आयामी भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। मतलब मोशन हम लोग 3 टाइप से पढ़ने वाले, 1 डायमेंशन मोशन कैसा होता है, 2 डायमेंशन मोशन कैसा होता है और 3 डायमेंशन मोशन कैसा होता है। तो इससे पहले आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी आनी चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आनी चाहिए मतलब निर्देशांक ज्यामिति का आपको थोड़ा सा बेसिक आना चाहिए। तो निर्देशांक ज्यामिति में एक्चुअली क्या होता है आपको ही पता है, एक्सिस कितने एक्सिस होते हैं, 3 एक्सिस होते हैं, क्या क्या, एक एक्स एक्सिस, माइनस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, माइनस वाई एक्सिस, और एक और होता है मतलब वाई माइनस वाई, और एक और एक्सिस होता है जेड मीन्स जेड, और ये इधर माइनस जेड। दैट मीन्स एक चीज़ समझिए कि जेड, देखो एक्सिस कैसे होता है, ध्यान समझिए, ठीक है। इस टाइप से, ऐसा, समझ रहे हो, ऐसा, ये क्या है आपका, या फिर ऐसे समझो, ऐसे
ऐसे 3 डायमेंशन होता है। अगर सिर्फ ये लाइन है, अगर सिर्फ ये वाला लाइन है ऐसा, तो ये क्या आ गया 1 डायमेंशन। 1 डायमेंशन मतलब एक ही लाइन पे चलेगा। इसके लिए हमको सिर्फ एक्स एक्सिस चाहिए, एक्स का कोऑर्डिनेट चाहिए। अगर अब इस लाइन पे चलेंगे, यहाँ पे एक्स 0 है, वाई देखो ये वाला पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग, 0 0 पॉइंट कहलाता है। ठीक है, 0 मतलब ये जो होता है पहला वाला कोऑर्डिनेट, ये क्या बताता है, एक्स का कोऑर्डिनेट बताता है 0 0 0, तीनों को 0 मान के चलते हैं इसमें। ठीक है, अगर हम 3 डायमेंशन देखना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या देखने वाले, तीनों को 0 मान के चलते हैं। ठीक है, मतलब एक्स, ये एक्स को बताता है, ये वाई को बताता है, और ये किसको बताता है, जेड को। ठीक है, यहाँ पे 3 डायमेंशन तो एक्स वाई और जेड को बताता है। ठीक है, इस तरह से सीक्वेंस आपको याद रखना। तो एक चीज़ समझो, यहाँ से अगर हम इधर जाएंगे तो देखो वाई का वैल्यू कब चेंज करेगा, जब यहाँ से ऊपर जाएंगे या यहाँ से नीचे जाएंगे। ठीक है, अगर हम सिर्फ इसी लाइन पे दौड़ते रहें, इधर से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ, तो हम ना ही ऊपर जाएंगे ना ही नीचे जाएंगे। तो हमारा सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट चेंज होने वाला है, एक्स का कोऑर्डिनेट, हमारा सिर्फ एक आयाम चेंज होने वाला है। कौन सा एक आयाम चेंज होने वाला है, तो इसका मतलब क्या है, तो इसमें 3 डायमेंशन क्या होता है, एक अगर सिर्फ एक्स का चेंज होगा तो एक डायमेंशन, ठीक है, एक आयामी। अगर एक्स और वाई दोनों एक साथ चेंज होगा तो 2 आयामी। और 3 आयामी के लिए अगर एक्स वाई जेड तीनों चेंज होने वाला है तो 3 आयामी कहते हैं। मतलब कोई भी अगर एक चेंज हो रहा है, अगर मान ली सिर्फ जेड चेंज हो रहा है तब भी एक आयामी, सिर्फ वाई चेंज होगा तब भी एक आयामी, सिर्फ एक्स चेंज होगा तब भी एक आयामी। मतलब तीनों के अगर सिर्फ इंडिविजुअली चेंज हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, 1 डायमेंशन। और अगर एक्स वाई एक साथ चेंज हो रहा है तो 2 डायमेंशन कहलाएगा, 2 आयामी। वैसे ही वाई जेड चेंज हो रहा है, एक्स जेड चेंज हो रहा है, सारा क्या कहलाने वाला है, 2 डायमेंशन। वैसे अगर तीनों कोऑर्डिनेट एक साथ चेंज होने वाला, अभी देखेंगे कैसे चेंज होगा। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा 3 डायमेंशन। ठीक है, तो एक डायमेंशन में चेंज होने के लिए क्या होना चाहिए, ऐसे ऐसे स्ट्रेट लाइन मूव करेगा तभी तो। सिंपल सा सोचो कि स्ट्रेट रोड है, क्या है, एक स्ट्रेट रोड है, इसमें एक लड़का है, बस क्या कर रहा है, यहाँ से दौड़ के इधर जा रहा है और यहाँ से दौड़ के इधर आ रहा है। समझ में आ रही बात, ये लड़का क्या कर रहा है, यहाँ से दौड़ के इधर जा रहा है और यहाँ से दौड़ के इधर आ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, 1 डायमेंशन। इसमें सिर्फ क्या चेंज होगा, अगर इसका अगर मोशन को डिफाइन करना चाहते हैं तो हमको बस एक लाइन चाहिए। एक लाइन ऐसे दिखा देंगे कि यहाँ से लड़का स्टार्ट किया, ऐसे गया, फिर यहीं से स्टार्ट किया, फिर ऐसे आया। वाई में जाने की जरूरत पड़ी क्या, नहीं जरूरत पड़ी। वैसे मान लो ये अगर ऐसे भी जाता, लड़का सीधा नहीं टेढ़ा भी दौड़ता ना, ऐसे भी मान लो रोड अगर ऐसा रहता और ये ऐसे दौड़ता, तब भी हमको इसका मोशन को डिफाइन कैसे करते, इसका मोशन को कैसे डिफाइन करते, ऐसे कि लड़का यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे गया और ऐसे गया। तो इसका मतलब क्या है, सोचो कि ये जो कोऑर्डिनेट है ना, सो ऐसा नहीं सिर्फ ये हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल होगा और ऐसा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा क्या है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऐसा ही होना चाहिए, आप इसको ऐसे कैसे भी घुमा सकते हो। लेकिन ये क्या होना चाहिए, एक कंडीशन हमेशा फुलफिल होना चाहिए, एक्स एक्सिस वाई के साथ परपेंडिकुलर होगा, जेड के साथ भी परपेंडिकुलर होगा। तीनों एक्सिस आपस में, तीनों अक्ष जो होंगे सो एक दूसरे से परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री 90 डिग्री का एंगल बनाते रहेंगे, वो कभी चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ये आप ऐसे भी घुमा सकते हो, इसको ऐसे ऐसे से कैसे भी घुमा सकते हो। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो तीनों एक्सिस है सो कैसे रहने वाला है, हमको परपेंडिकुलर रखना है, बस एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये चीज समझो कि अगर ये बॉल आदमी ऐसे भी दौड़ेगा ना, टेढ़ा भी, और अगर सिर्फ स्ट्रेट लाइन में दौड़ रहा है तब भी ये क्या कहलाएगा, 1 डायमेंशन मोशन कहलाएगा। ठीक है, ऐसे दौड़े, लेकिन अगर सिर्फ स्ट्रेट लाइन में दौड़ेगा, ऐसा भी दौड़ेगा ना सीधा भी, तब भी क्या कहलाने वाला है, सारा क्या कहलाने वाला, 1 डायमेंशन। ठीक है, 1 डायमेंशन का फंडा क्लियर है कि कोई बॉडी का सिर्फ स्ट्रेट लाइन में चलता है, अगर उसी लाइन पे वो मूव करते रहता है, ऊपर हो नीचे हो किसी एंगल पे हो, लेकिन बस जो लाइन होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, तो वो क्या कहलाने वाला है, आपका 1 डायमेंशन। तो ये ध्यान में मत रखना कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल चलेगा तभी 1 डायमेंशन कहलाए, एंगल पे भी चलेगा, लेकिन अगर वैसे ही चलेगा तो क्या कहलाने वाला है, 1 डायमेंशन। मतलब ओनली 1 कोऑर्डिनेट चेंजेस, सिर्फ एक अक्ष या एक निर्देशांक चेंज करेगा। समझ में आई बात, ठीक है। अब ये बात समझ में आया गया तो इसका एक एग्जाम्पल आपको याद रखो, आपको एग्जाम में हमेशा पूछा जाएगा कि अगर कोई बॉल को हम लोग ऊपर फेंकते हैं, ठीक है, ऐसे ऊपर फेंकते हैं और ये इसी पाथ में नीचे आता है, ठीक है। अब ये बात अलग है कि थोड़ा सा एंगल ऐसे हो जाए तो ऐसे आ जाएगा, लेकिन आप
आपको जो याद रखना, आइडियल केस याद रखना है कि अगर इसको हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं और ये उसी से नीचे आएगा, तो ये एग्जाम्पल किसका है, वन डायमेंशन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, वन डायमेंशन का, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल अगर इसका वन डायमेंशन का हम लोग लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, थ्रोइंग अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। मतलब किसी वस्तु को सीधे ऊपर की तरफ फेंकना, ठीक है। कोई दिक्कत है, बॉल को अगर कोई बॉल है उसको अगर सीधा ऐसे फेंक रहे हैं, ये टॉप पे पहुंच के फिर से नीचे आने वाला है, तो ये किसका एग्जाम्पल होगा, वन डायमेंशन का। और भी कोई बॉडी का स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन, तो ये क्या कहलाएगा आपको, वन डायमेंशन। मतलब स्ट्रेट लाइन मतलब एक रेखिक गति, क्या कहलाने वाला है, वन डायमेंशन मोशन। मतलब सीधी रेखा में अगर कोई बॉडी का मोशन हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वन डायमेंशन मोशन कहलाएगा, ठीक है। वैसे ही टू डायमेंशन मोशन की अगर बात करेंगे तो टू डायमेंशन मोशन में क्या होने वाला है, तो वन डायमेंशन अगर सिर्फ एक एक्सिस को मिलाते हैं तो हमारा क्या बनने वाला है, सिर्फ एक एक्सिस को मिलाने से आपका क्या बनने वाला है, वन डायमेंशन, ठीक है। अब या फिर एक एक्सिस को मिलाओगे तो क्या बने, एक एक्सिस को देखोगे तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन। अगर वही आप दो एक्सिस को मिला दो ऐसे, तो दोनों एक्सिस मिलके क्या कर रहा है, एक प्लेन बना रहा है क्या, देखो तो प्लेन मतलब ये समतल, ध्यान दो। तो अगर इसको हम डिफाइन करना चाहते हैं बोर्ड को, बोर्ड का सरफेस, तो बोर्ड का सरफेस क्या एक लाइन में बोर्ड का सरफेस आएगा, नहीं आएगा। अगर हम कैसे घेराएगा पूरा बोर्ड का सरफेस घेरना है तो हमको कितना लाइन चाहिए, मिनिमम दो लाइन चाहिए, कैसे, और एक लाइन ऐसा चाहिए आपको और एक लाइन ऐसा चाहिए। अगर आप ऐसा कर देते हो तो क्या लगेगा कि ये पूरा बोर्ड का सरफेस ये दो लाइन के अंदर आ रहा है, समझ में आ रही बात। मतलब इस सरफेस में जो भी चीज़ होने वाला है सो क्या कहलाने वाला है, टू डायमेंशन, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक प्लेग्राउंड है, क्या है, एक प्लेग्राउंड है, ध्यान से समझिए थोड़ा सा, क्या है, एक प्लेग्राउंड है, ठीक है। अब इसमें जो प्लेयर्स है, मान लो बहुत सारा प्लेयर है, ठीक है, कुछ भी खेल रहा है, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, कुछ भी खेल रहा है। अब ये आदमी क्या करेगा, दौड़ेगा इस पर, ठीक है, दौड़ेगा तो इसका मोशन कैसा कहलाएगा, मान लो ये दौड़ के इधर गया ऐसा ऐसा ऐसे मान लो ऐसे दौड़ा, फिर ऐसे दौड़ा, ऐसे दौड़ा, ऐसे दौड़ा, ऐसे दौड़ा, इसको भी मिटा देते हैं। हम मान के चलते एक ही आदमी का जो दौड़ रहा है इस ग्राउंड में, हम उसका मोशन को क्या कर रहे हैं, बस ऑब्जर्व कर रहे हैं। यहाँ से स्टार्ट किया इनिशियल पॉइंट से, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ठीक है, ऐसा हुआ, ठीक है। अब एक चीज़ सोचो, इसके पूरे मोशन को आप एक लाइन पे ला सकते हो क्या, बोलोगे एक लाइन में इसको डिफाइन करो, नहीं कर सकते। अगर हम बोलेंगे कि हाँ कि इसको पूरा मोशन को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए, एक पेपर चाहिए, हमको बोलेगा एक पेपर दो जिसका कुछ स्पेस हो, उस पर हम इसको दिखा सकते हैं। तो पेपर को दिखाए, मान लो ये पेपर पे ही दिखा दिया आप। अब क्या समझो कि ये पेपर को दिखाने के लिए वो कितना एक्सिस का जरूरत पड़ा, सिर्फ एक्स एक्सिस से आप पेपर को बना सकते थे क्या, नहीं, आपको कितना एक्सिस चाहिए था, दो एक्सिस, एक ये वाला भी चाहिए था और एक ये वाला। अगर दो मिल जाए या फिर कोई एक्स और जेड भी मिल जाए, मतलब सोचो कि एक्स वाई है और ये जेड है, ठीक है, ऐसा है, ये जेड है, तो सिर्फ ये x हो गया, ये y हो गया, दोनों मिला के आप प्लेग्राउंड बना दिए। आप चाहते तो x और z को भी मिला के प्लेग्राउंड बना सकते थे कि नहीं, आप चाहते तो y और z को भी मिला के प्लेग्राउंड बना सकते थे कि नहीं, ऐसे। मतलब कोई भी दो एक्सिस x z y z कोई भी होगा, अगर दोनों एक्सिस का जरूरत पड़ जाए किसी मोशन को डिफाइन करने के लिए तो वो क्या कहलाएगा, टू डायमेंशन मोशन, ठीक है। समझ में आया टू डायमेंशन मोशन क्या होता है, ठीक है, दोनों एक्सिस का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। तो टू डायमेंशन का एग्जांपल हम लोग देख लिए कि कैसे कोई बॉडी को हम लोग टू डायमेंशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा था, तो अगर इसके साथ देखो, अगर ये बॉडी यहाँ से यहाँ गया, ठीक है, तो ये यहाँ से गया, तो मान लो अगर ये वाला पोजीशन को ही हम लोग 0 0 या कुछ मानते हैं, तो यहाँ पे एक्स में इतना चेंज किया, वाई में भी चेंज किया, ठीक है, एक्स में भी चेंज किया, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या चेंज हुआ, एक्स वाई बन जाएगा। मतलब 0 एक्स में चेंज हो गया, 0 वाई में भी चेंज हो गया, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है, सिर्फ दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, कैसा मोशन कहलाने वाला है, टू डायमेंशन मोशन कहलाने वाला है। ये कैसा कहलाने वाला है, टू डायमेंशन मोशन, ठीक है। मतलब इफ टू कोऑर्डिनेट्स
इफ टू कोऑर्डिनेट्स चेंजेस साइमल्टेनियसली, ठीक है, मतलब कोई भी दो निर्देशांक, ठीक है, कोई भी दो निर्देशांक एक साथ चेंज हो, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए, इसका एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब सोचो कि यहाँ पे सन है, ठीक है, ध्यान दीजिए कि इधर दिखाते हैं, यहाँ पे सन है, ठीक है, क्या है, सन है। अब क्या करता है, अर्थ इसका चक्कर लगाता है, हमको क्या पता है, अर्थ इसके चारों तरफ घूमता है, ठीक है। क्या हो रहा है, अर्थ इस पे, अर्थ क्या है, ब्लू प्लैनेट है, चलिए ब्लू से बना देते हैं। अर्थ क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, सन के चारों तरफ घूम रहा है। अब अर्थ सन के चारों तरफ घूम रहा है, सोचो तो इसका जो मोशन है इसको आप एक लाइन पे ले सकते हो क्या, एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे यहाँ से, कहीं से भी एक स्ट्रेट लाइन पे, ये पॉसिबल नहीं है लेना, मतलब इसको आप एक स्ट्रेट लाइन में नहीं दिखा सकते हो, लेकिन एक क्या दिखा सकते हो, आप एक पेपर पे दिखा सकते हो, इसको क्या कर सकते हो, एक पेपर पे शो कर सकते हो ऐसे। तो इसका मतलब इस पूरा मोशन को अगर आप इस तरह से शो कर रहे हो तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक पेपर चाहिए। आप पेपर समझ लो कि जो भी चीज़ आप पेपर पे दिखा सकते हो ना अच्छे से, वो क्या होता है, 2 डायमेंशनल मोशन होता है। मतलब जो रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन या मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन कैसा मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन है, ठीक है। तो ये एग्जांपल आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, मोशन ऑफ द अर्थ, ठीक है, अराउंड द सन, मतलब पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या होता है, या रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन क्या कहलाएगा, हमारा 2 डायमेंशन मोशन कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। या फिर कोई भी प्लेनेट, या फिर अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए मोशन ऑफ मून, ठीक है, मोशन ऑफ मून पूछ लिया जाए, मतलब चंद्रमा का मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, तो ये भी क्या कहलाएगा, 2 डायमेंशनल मोशन। कोई भी प्लैनेट, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, सारा क्या होता है, 2 डायमेंशन मोशन करता है सन के चारों तरफ। तो ये क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, कि किस टाइप का मोशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, और एक और कोई ऑप्शन दे दिया है, ठीक है। तो ऐसा मोशन को क्या कहते हैं हम लोग, 2 डायमेंशन मोशन कहा जाता है, ठीक है। अब एक लास्ट एग्जांपल है, देख लीजिए 3 डायमेंशन मोशन क्या होता है, ठीक है। और भी इसका एग्जांपल है, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आपको सब कुछ समझ में आएगा। जो इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में कभी कभी पूछा गया है वो चीज़ को मैं यहाँ डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, 3 डायमेंशन मोशन क्या होता है, ठीक है। 3 डायमेंशन मोशन समझ लो कि मान लो कि एरोप्लेन है, ठीक है, क्या है, एरोप्लेन है, ठीक है। ऐसा होता है, एक और व्हील होगा यहाँ पे, सोच लो एक एरोप्लेन है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, पहले रनवे पे चलेगा, ठीक है, इसको टेक ऑफ करना है, क्या करना है, टेक ऑफ। ये सोच लो फाइटर प्लेन है, ठीक है, क्या करना है, इसको टेक ऑफ करना है। सोचो कि ये क्या करेगा कि पहले रनवे पे ऐसे चलेगा, उसके बाद क्या होगा, ऐसे टेक ऑफ करेगा, और टेक ऑफ करेगा तो क्या होगा, इधर 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 पूरा एयर में क्या होगा, पूरे जो हमारे एटमॉस्फेयर है उसमें मूव करता रहेगा। अब मूव करता रहेगा तो उसके मोशन को आप कैसे दिखाओगे, सोचो तो। मान लो कि ये यहाँ से ऐसे उड़ा ऊपर चला गया। अब ऊपर जाने के बाद ये अगर इधर आने की कोशिश किया, ठीक है, ये क्या गया, इधर आया, फिर इधर मुड़ने की कोशिश किया, इस डायरेक्शन में इधर आने की कोशिश, ठीक है, पेपर वाले पे ऐसे आया, फिर यहाँ से बाहर आने की कोशिश किया। तो अब क्या हुआ, अब तो ये पेपर पे दिखाना पॉसिबल नहीं है। अब दिखाओगे टेढ़ा करके तो उसको तो टेढ़ा करके, लेकिन वो अच्छे तरीके से तो दिखा नहीं सकते। तो पहला ये इस डायरेक्शन में चला, एक एक्सिस को यूज़ किया, दूसरा क्या किया, टेक ऑफ किया, दूसरी एक्सिस को यूज़ किया, ठीक है, 2 एक्सिस में दिखा दिए। अब क्या करे, अब इधर आना चाह रहा है, तो ये दोनों से तो बाहर आने लगा ना, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक और लाइन चाहिए कि नहीं, इसको मोशन को दिखाने के लिए, मतलब ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। इसका पूरा मोशन कैसा होने वाला है, इस टाइप का, मतलब ये क्या होने वाला है, 3 डायमेंशन मोशन। तो इस तरह के मोशन, इसमें 3 आयाम की जरूरत पड़ने वाली, 3 एक्सिस की जरूरत पड़ने वाली, एक्स की भी, वाई की भी और जेड के भी, ठीक है। तो तीनों एक्सिस की अगर जरूरत पड़ने वाली है तो ये क्या कहलाएगा, 3 डायमेंशन मोशन कहलाने वाला है,
ठीक है। तो 3 डायमेंशन मोशन कहलाने वाला है। तो एक चीज़ तो फंडा आपको समझ में आ ही गया होगा, 3 डायमेंशन मोशन होता क्या है, ठीक है, जिसको आप पेपर में सही से नहीं दिखा सकते हो, उसके लिए एक और एक्सिस की जरूरत पड़ती है और वो 3 कोऑर्डिनेट को चेंज करेगा। एक्स को भी, जैसे चिड़िया उड़ता है, ठीक है, चिड़िया ऐसे उड़ा, फिर इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया, तो वो क्या कहलाएगा, 3 डायमेंशन मोशन कहलाएगा, ठीक है। तो ऐसा ऐसा एग्जाम्पल है। तो 3 डायमेंशन मोशन में क्या होगा, ऑल 3 एक्सिस या ऑल 3 कोऑर्डिनेट चेंजेज, ऑल 3 कोऑर्डिनेट चेंजेस साइमल्टेनियसली। मतलब तीनों निर्देशांक में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि 1 डायमेंशन मोशन कब होता है, 2 डायमेंशन मोशन कब होता है, 3 डायमेंशन। तो इसका एग्जाम्पल्स क्या क्या आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम्पल पूछा जाता है। पहला, फ्लाइंग ऑफ बर्ड, किसका एग्जाम्पल है, मतलब चिड़िया का उड़ना, किसका एग्जाम्पल है, 3 डायमेंशन का। दूसरा, फ्लाइंग ऑफ एरोप्लेन्स, ठीक है, हवाई जहाज का उड़ना, किसका एग्जाम्पल होगा, हमारा 3 डायमेंशन का एग्जाम्पल होगा। और भी कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है जिसको आप लोग देखने वाले हम लोग, ठीक है। तो क्या हुआ, तो हम लोग आज क्या सीखे कि हमारा पहले तो कोई बॉडी को रेस्ट में कब कहते हैं, मोशन में कब कहते हैं। दूसरा क्या सीखे, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, पूरा डिटेल में एकदम अच्छे से सीखे। और एक और चीज़ आज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग क्या सीखे आज, कि मोशन कितने टाइप्स का होता है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन कब होगा, 2 डायमेंशन कब होगा, और कोई बॉडी अगर मोशन कर रहा है तो 3 डायमेंशन कब होगा, ठीक है। तो कुछ कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिखा दिया हूँ जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरली। इसके अलावा भी अगर कोई एग्जाम्पल आपसे पूछा गया एग्जाम में, या किसी कोई ऐसा मोशन के बारे में पूछा गया कि कैसा डायमेंशन, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचिए कि हम कैसे उसको क्लासीफाई करेंगे। तो इस तरह से आपका आंसर आपके सामने होगा और आप से गलती नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको ये आता है एक्चुअली में, रटने से तो भूल जाओगे, लेकिन अगर आपको एक्चुअली में आता है कि 1 डायमेंशन क्या होता है, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन क्या होता है, तो आपको कभी आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे हम लोग स्टॉप करने वाले हैं। और बेसिक चीज़ मोशन का समझ में आ गया होगा कि बॉडी मोशन वगैरह, मोशन में रेस्ट में कैसे कब कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर पिछला लेक्चर नहीं देखे तो पिछला लेक्चर देख लीजिए, उसमें हम लोग बेसिक देखें फिजिक्स का, ठीक है। अब आगे देखने वाले हैं कि मैं कितने टाइप्स के और मोशन किस किस तरह कुछ स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ट्रांसलेशनल क्या होता है, रोटेशनल कब होता है, एंगुलर मोशन क्या होता है, ये सारा चीज़ का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। उसके बाद हम लोग फिर फिजिकल क्वांटिटी जो मोशन से रिलेटेड है, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सारा चीज़ को एकदम जैसे आज पढ़े ये सारी चीज़ उसी तरह पूरा डिटेल में एग्जाम्पल के साथ पढ़ने वाले हैं। तो देखते रहिए लगातार। आई होप आप लोग को फ़ायदा मिल रहा होगा, आप लोग इन्जॉय भी कर रहे होंगे हमारा लेक्चर, और आगे भी आप लोग को पूरा लेक्चर आता रहेगा। तब तक के लिए लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा तो, ठीक है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और कहीं कोई प्रॉब्लम आया, कोई डाउट है तो कमेंट भी कीजिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट का रिप्लाई कर सके। और तब तक के लिए थैंक यू।